फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता में हाथ हो गया। इसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। फरवरी 1917 के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतिम सरकार में सैनिक अधिकारी भूस्वामी उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी को हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में लेनिन जगाइए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीन मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से किसे जाना जाता है? लेनिन ने जो बयान दिया था उसमें तीन मांगे थी। युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए यानी किसानों को सौंप दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह तीनों ही लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेनिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेता गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता चला गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियास ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजनाओं किस दिन से लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए।
सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विक्टर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। क्रांतिकारी समितियों ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहर में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, जिससे क्रांतिकारियों को विजय प्राप्त हुई। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह खिलाफ। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने के लिए जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। बोल्शेविकों ने पुरानी अभिजात वर्ग द्वारा इस्तेमाल पदवियों पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोस्को का चुनाव किया गया। इसके बाद बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला और जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने वेस्ट लियोस में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका या बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया, बोल्शेविकी की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मनोरंजन होने लगा। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का विरोध किया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918-1919 में
क्रांतिकारी और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी अमेरिकी और ब्रिटिश जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। यह सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और गुटखोरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो नियंत्रण निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर जरूरी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जहीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित गीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया, अर्थात उनकी हत्याएं की गई। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किए गए राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां बोल्शेविक सरकारों ने कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी गई। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल नहीं हो पाए। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका है। बोल्शेविकों ने गृह युद्ध के दौरान किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत योजना की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब रखते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह से काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। इसी आधार पर उन्होंने 5 वर्षीय योजना बनाना शुरू की गई। ध्यान सुने, 5 वर्ष की समयबद्ध योजना को 5 वर्षीय योजनाएं कहते हैं। प्रथम वर्ष पर इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, इसमें ये कार्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। द्वितीय वर्ष में इतने, तृतीय में, चतुर्थ में और पंचम में। इन 5 सालों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। कितना पैसा क्या किया जाएगा, यह सब तो वो होती 5 वर्ष की समयबद्ध योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय शुरू की। पहले 2 योजना 1927 और 1932, 1933, 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी, यानी कीमतें निश्चित कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के बंगाल में परिस्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्नी टोयोस शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम हुआ। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे, जिससे मजदूरों को बहुत परेशानी होती थी।
तापमान बहुत कम होने पर सर्दी के दिनों में 40 डिग्री तापमान पर उनको सड़क के दूसरी ओर दौड़कर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। इससे मजदूरों को बहुत परेशानी होती थी। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बागवाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। इसलिए सभी जगह एक जैसी व्यवस्था नहीं रही। स्थलीयवाद और सामूहिकरण। निर्वाचित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुआ, तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट अर्थात भारी कमी पैदा हो गई थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। जब अनाज की भारी कमी पैदा हुई तो सरकार ने अनाज की कीमत निश्चित कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत से ज़्यादा कीमत पर अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी का कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए। लेनिन के बाद में कमान स्टालिन ने संभाली और भयावह स्थिति से निपटने के लिए स्टालिन ने कई कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। अमीर किसान और व्यापारी है, अनाज की कीमत बढ़ने के कारण अनाज नहीं बेच रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। और 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों का जबरन अनाज खरीदा, कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक किसे कहा जाता था? रूस में, बच्चों ध्यान से सुनो, रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेती के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तरफ यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेती विकसित करनी और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राजनीतिक यानी सरकारी नियंत्रण वाले खेत बनाना जरूरी था। ये कार्य स्टालिन के द्वारा किए गए। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों, ध्यान से सुने, 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोल में काम करने का आदेश दिया। कोल भोज अर्थात किसानों की छोटे छोटे खेतों को एक जगह करके सामूहिक खेती को ही कोल भोज कहा जाता है। ज्यादा जमीन और सारे सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेती पर काम करते थे और कोल भोज के मुनाफों को सभी किसानों को भी बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या 1/4 अर्थात जानवरों की संख्या 1/4 कम की गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन यानी देश से निकाल दिया जाता था, देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि
वे न तो अमीर है न ही समाजवाद के विरोधी है, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। समूहीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसे 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1933 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रही भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा दिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देश में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाई गई विभिन्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का महासंघ में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे सोवियत संघ को शासन शैली रूसी क्रांति आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ एक महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवादी के आदर्शों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया।